ह्यूमन बॉडी में बहुत सारा रेगुलेटरी सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। तो इस रेगुलेटरी सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम का काम क्या है? इसका काम है एक्चुअली ह्यूमन बॉडी में अगर कोई भी वेरिएबल अपने नॉर्मल रेंज से अगर डेविएट हो जाता है तो क्या करता है वो रेगुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बॉडी में जितना भी स्ट्रक्चर है उसकी रेट ऑफ फंक्शंस को अल्टर करके जो वेरिएबल अपने नॉर्मल रेंज से डेविएट हुआ है उसको वापस अपने नॉर्मल रेंज में लेके आके क्या करता है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारा रेगुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है जिसमें से दो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन सा? नर्वस एंड एंडोक्राइन रेगुलेटरी सिस्टम। नर्वस रेगुलेटरी सिस्टम बहुत ही फास्ट काम करता है और एंडोक्राइन रेगुलेटरी सिस्टम स्लो काम करता है। तो जितना भी जो ह्यूमन बॉडी में रेगुलेटरी सिस्टम या कंट्रोल सिस्टम प्रेजेंट है वो काम कैसे करते हैं? वो काम करते हैं एज अ फीडबैक सिस्टम और एज अ फीडबैक लूप। तो फीडबैक सिस्टम हम बोलेंगे किसको? हम फीडबैक सिस्टम उसको बोलेंगे जिसके पास 3 कंपोनेंट हो, उसको बोलेंगे हम फीडबैक सिस्टम। तो कौन सा 3 कंपोनेंट? एक रिसेप्टर, दूसरा कंट्रोल सेंटर और तीसरा इफेक्टर। इन सारे जो हमने पार्ट देखे हैं और कंपोनेंट देखे हैं फीडबैक सिस्टम की, सबका अपना अपना अलग अलग रोल है। सबसे पहले हम बात करेंगे रिसेप्टर्स की। रिसेप्टर्स का काम क्या है? रिसेप्टर्स का काम है मॉनिटर करना। किसको मॉनिटर करना? ह्यूमन बॉडी में जितना भी वेरिएबल है उसको मॉनिटर करना। और मॉनिटर करके क्या उसको देखना है कि कोई भी वेरिएबल अपने नॉर्मल रेंज से डेविएट तो नहीं हो रहा है। और कोई वेरिएबल अपने नॉर्मल रेंज से डेविएट हुआ तो उसका मतलब क्या हो? उसको डेविएशन को बोलते हैं हम स्टिमुलस। क्या बोलते हैं हम? स्टिमुलस। और जैसे ही स्टिमुलस अराइज हुआ तो इसने क्या किया? रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दिया। और रिसेप्टर ने क्या किया? सिग्नल भेजा। रिसेप्टर ने क्या किया? सिग्नल भेजा। किसको? कंट्रोल सेंटर को। तो जो रिसेप्टर सिग्नल भेजते हैं कंट्रोल सेंटर को उसको बोलते हैं इनपुट सिग्नल। और कंट्रोल सेंटर फाइनली क्या करेगा? जो यहाँ से रिसेप्टर से जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसको अब इवैल्यूएट करेगा। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? इवैल्यूएशन का मतलब है कि कंट्रोल सेंटर अब पता करेगा जो डेविएशन हुआ है कौन सी डायरेक्शन में हुआ है। या तो वेरिएबल अपने नॉर्मल रेंज से कम हुआ है या फिर अपने नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हुआ है। वो कौन पता करता है? कंट्रोल सेंटर। और इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं हम इवैल्यूएशंस। तो कंट्रोल सेंटर का काम क्या है? इवैल्यूएट करना। और इवैल्यूएट करके ये क्या करता है? एक और सिग्नल भेजता है। किसको? इफेक्टर को। तो जो कंट्रोल सेंटर सिग्नल भेजते हैं इफेक्टर को, उस सिग्नल को बोलते हैं हम आउटपुट सिग्नल। और जैसे आउटपुट सिग्नल इफेक्टर को मिला तो इफेक्टर क्या करता है? फाइनली जो वेरिएबल अपने नॉर्मल रेंज से डेविएट हुआ था उसमें चेंज ला के अपने नॉर्मल रेंज में फिर से वापस ले आते हैं और होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं। तो इफेक्टर क्या है? इफेक्टर मतलब कोई भी कंसर्न ऑर्गन जो पार्टिकुलर वेरिएबल को चेंज करके अपने नॉर्मल रेंज में लेके आ सके उसको बोलेंगे हम इफेक्टर। ऑर्गन हो सकते हैं या फिर कोई भी ह्यूमन बॉडी कोई भी स्ट्रक्चर हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी में मान के चलिए ऑक्सीजन की लेवल कम हो गई, ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर ह्यूमन बॉडी की एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में कम हो गई। तो उस केस में इफेक्टर कौन होगा? लंग्स, है ना। तो क्या करेगा यहाँ पे? कंट्रोल सेंटर आउटपुट सिग्नल भेजेगा लंग्स को। और लंग्स क्या होगा? हाइपर वेंटिलेट होगा। हाइपर वेंटिलेट मतलब उसकी लंग्स की रेट ऑफ रेस्पिरेशन और डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाना। तो जैसे ही रेट और डेप्थ बढ़ेगा रेस्पिरेशन का तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ऐड होंगे और जो ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में कम हुआ था वो फिर से बढ़ के अपने नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। मतलब जो वेरिएबल डेविएट हुआ था वो चेंज होकर अपने नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। अब जितना भी जो हमारा कंट्रोल सेंटर है या कंट्रोल सिस्टम है या फिर रेगुलेटरी सिस्टम है और जो काम करता है एज अ फीडबैक सिस्टम, है ना, वो क्या हो सकता है? या तो वो जो फीडबैक सिस्टम जो है या तो वो नेगेटिव फीडबैक हो सकता है या फिर पॉजिटिव फीडबैक हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे नेगेटिव फीडबैक की।
ठीक है। तो जितना भी हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जितना भी कंट्रोल सेंटर है, उसमें से ज़्यादातर कंट्रोल सेंटर कैसे काम करता है, एज अ निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। क्यों? क्योंकि निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमेशा होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। मतलब जितना भी वेरिएबल है उसको अपने नॉर्मल रेंज में मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो इसमें क्या होता है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में, कंट्रोल सिस्टम हमेशा इनिशिएटिंग स्टिमुलस की अगेंस्ट या निगेटिव काम करता है। तो इनिशिएटिंग स्टिमुलस क्या है? इनिशिएटिंग स्टिमुलस मतलब फिर से हमने पहले भी देखा था, स्टिमुलस के मतलब हमने समझा था, मतलब अगर कोई भी वेरिएबल अपने नॉर्मल रेंज से डेविएट होना, मतलब उसको बोलेंगे हम इनिशिएटिंग स्टिमुलस। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए इसको हम एग्जांपल के साथ समझेंगे, ठीक है, कि इनिशिएटिंग स्टिमुलस क्या है और इसमें कंट्रोल सिस्टम कैसे इनिशिएटिंग स्टिमुलस की नेगेटिव और अपोजिट काम करता है। अभी एक एग्जांपल है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की, ठीक है। इसमें दो कंडीशन है, एक लो ब्लड शुगर लेवल और दूसरा है हाई ब्लड शुगर लेवल। पहले हम लो ब्लड शुगर लेवल से शुरू करेंगे। तो ब्लड शुगर का क्या होता है, ब्लड शुगर का अपना नॉर्मल रेंज होता है, और नॉर्मल रेंज से जैसे ही कम हुआ तो क्या हो गया, लो ब्लड शुगर लेवल। तो क्या हो गया, यहाँ पे जो लो ब्लड शुगर लेवल है वो क्या है, इनिशिएटिंग स्टिमुलस है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल अपने नॉर्मल रेंज से डेविएट हो गया, और डेविएट किस डायरेक्शन में हुआ, कम होने के मतलब कम हो गया। तो इनिशिएटिंग स्टिमुलस, और यहाँ पे कौन सा फीडबैक कंट्रोल सिस्टम कैसे काम कर रहा है, एज अ नेगेटिव फीडबैक। तो क्या करेगा वो, अगेंस्ट जो इनिशिएटिंग स्टिमुलस है उसके या तो अपोज करेगा या फिर उसके नेगेटिव काम करेगा। तो लो ब्लड शुगर लेवल है, ब्लड शुगर लेवल कम हो रहा है, तो इसका अपोजिट एक्शन क्या होगा, आप देखते हैं। जैसे ही सिग्नल जाएगा पेंक्रियाज को, तो पेंक्रियाज क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है ग्लूकागोन, और ग्लूकागोन क्या करेगा, जाके ह्यूमन बॉडी की जितना भी स्ट्रक्चर है, सेल है, उन सब में एक्ट करेगा। मोस्टली लीवर और मसल सेल में एक्ट करता है, और वहाँ पे जो ग्लाइकोजन स्टोर होते हैं, ग्लूकोज स्टोर होते हैं, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। उस ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे, और फाइनली ग्लूकोज को इन सारे सेल से निकाल के कहाँ ले जाएंगे, ब्लड में, और ब्लड में क्या हो जाएगा, फाइनली ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। तो यहाँ इनिशिएटिंग स्टिमुलस क्या था, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होना। कंट्रोल सेंटर ने इसके अगेंस्ट में, कंट्रोल सिस्टम ने इसके अगेंस्ट में काम किया, और क्या किया, जो लो ब्लड शुगर लेवल था उसको बढ़ा के फिर से अपने नॉर्मल रेंज में ले गया। दूसरा इनिशिएटिंग स्टिमुलस, अब जो हमारा वेरिएबल है कौन सा, ब्लड शुगर, अब वो क्या हो रहा है, यहाँ पे अपने नॉर्मल रेंज से हाई हो रहा है। जैसे ही ब्लड शुगर अपने नॉर्मल रेंज से हाई हुआ, इनिशिएटिंग स्टिमुलस सिग्नल गया किसको, कंट्रोल सेंटर को। कौन है यहाँ पे, पेंक्रियाज। पेंक्रियाज ने रिलीज़ किया इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ गया, अगेन हमारा जो लीवर मसल सेल्स है वहाँ पे गया, और जाने के बाद जितना भी जो हमारे एक्सेस ब्लड है और एक्स्ट्रा शुगर है ब्लड में, उन सारे को इन सारे सेल के अंदर एक्चुअली ले जाता है, और फाइनली वहाँ पे उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके वहाँ पे एज ए ग्लाइकोजन स्टोर कर देता है, और जिसके कारण से अब क्या हो जाएगा, ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, इनिशिएटिंग स्टिमुलस हाई ब्लड शुगर लेवल, और यहाँ पे कंट्रोल सेंटर ने इसके अगेंस्ट काम करके, इनिशिएटिंग स्टिमुलस के अगेंस्ट काम करके, नेगेटिव काम करके क्या किया, उसके लेवल को कम किया, और फाइनली उसको अपने नॉर्मल रेंज में लेके आ गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की, डिक्रीज्ड वेंटिलेशन। डिक्रीज्ड वेंटिलेशन मतलब जो लंग्स है उसकी रेट ऑफ रेस्पिरेशन और डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन कम हो जाना। तो यहाँ पे डिक्रीज्ड वेंटिलेशन हो गया इनिशिएटिंग स्टिमुलस। जैसे ही वेंटिलेशन डिक्रीज होगा तो क्या होगा, ह्यूमन बॉडी की एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में पार्शियल प्रेशर, और आप ब्लड में बोल सकते हो, ह्यूमन बॉडी की ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने के साथ साथ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, और कार्बोनिक एसिड एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं, और बहुत ही जल्द डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन प्लस बाइकार्बोनेट में, जिसके कारण से अब ब्लड में हाइड्रोजन का लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो क्या हुआ, जैसे ही वेंटिलेशन कम हुआ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ब्लड में कम हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ गया, जिसके कारण से
हाइड्रोजन आयन ब्लड में एक्चुअली उसका लेवल भी बढ़ गया। अब ये जो इंक्रीज्ड हाइड्रोजन आयन प्लस डिक्रीज्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ये दोनों क्या करेगा, जाके फाइनली वहाँ पे एक रिसेप्टर होते हैं पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर ह्यूमन बॉडी में, उसको स्टिमुलेट कर देगा। जैसे ही ये स्टिमुलेट होगा ये क्या करेगा, इसमें जो नर्व होते हैं, कौन सा, हेयरिंग नर्व और आयोटिक नर्व, इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे और फाइनली एक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में सिग्नल किसको भेजेगा, इनपुट सिग्नल्स कंट्रोल सेंटर को। और यहाँ पे कंट्रोल सेंटर कौन है, डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, जो एक्चुअली रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं। बहुत सारे रेस्पिरेटरी, 4 रेस्पिरेटरी सेंटर आप बाद में पढ़ोगे, जिसमें से एक है डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। इसको कंट्रोल सेंटर, ये क्या है, कंट्रोल सेंटर, इसको इनपुट सिग्नल भेजेगा रिसेप्टर। जैसे एक इनपुट सिग्नल कहाँ से आ रहा है, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर से आ रहा है। दूसरा, ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा था, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा था, जिसके कारण से क्या होगा, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से अब डिफ्यूज होकर कहाँ चला जाएगा, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, जो ब्रेन के चारों साइड प्रेजेंट होते हैं, उसमें एक्चुअली ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अब डिफ्यूज होके वहाँ पे चला जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड CSF में जाने के बाद वहाँ पे भी क्या करेगा, वो कंबाइन करेगा वाटर के साथ, बनाएगा कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड क्या होगा, फिर से डिसोसिएट होगा हाइड्रोजन और प्लस बाइकार्बोनेट में, जिसके कारण से CSF में अब हाइड्रोजन के लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन का लेवल CSF में बढ़ेगा तो वहाँ से ज़्यादा हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे, हमारे ब्रेन में एंट्री करेंगे, और फाइनली ब्रेन में जो कीमोरिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, उसको स्टिमुलेट करेंगे, और फाइनली जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर है वो भी इनपुट सिग्नल भेजेगा किसको, सेम कंट्रोल सेंटर डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को। तो इधर से भी इनपुट सिग्नल, इधर से भी इनपुट सिग्नल आ रहा है, इधर से भी इनपुट सिग्नल आ रहा है। अब ये दोनों इनपुट सिग्नल मिलने के बाद अब ये कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, इनपुट सिग्नल को इवैल्यूएट करेगा, इसको पता चलेगा ये क्या है, बॉडी में क्या हुआ है, वेंटिलेशन कम हो गया है, तो अब क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक, एज ए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करके जो वेंटिलेशन कम हुआ है उसको फिर से बढ़ा देगा। तो आउटपुट सिग्नल भेजेगा इफेक्टर को, यहाँ पे इफेक्टर रेस्पिरेटरी मसल्स, जैसे रेस्पिरेटरी मसल्स को आउटपुट सिग्नल मिला इस कंट्रोल सेंटर से, रेस्पिरेटरी मसल्स क्या किया, फोर्सफुली प्लस हाई रेट से कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू कर दिया, जिसके कारण से जो वेंटिलेशन कम हुआ था, डिक्रीज हो गया था, वो बढ़ के फिर से अपने नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। इनिशिएटिंग स्टिमुलस क्या था, डिक्रीज वेंटिलेशन। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ने और कंट्रोल सिस्टम जो एज ए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है, उसने इस इनिशिएटिंग स्टिमुलस के अगेंस्ट काम किया और फाइनली उसको बढ़ा के अपने नॉर्मल रेंज में लेके आ गया। एक और एग्जांपल है यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। अब देखिए हम बात करते हैं थायरोक्सिन लेवल की, ठीक है, या नॉर्मल थायरोक्सिन, सबसे पहले इसमें थायरोक्सिन लेवल, नॉर्मल थायरोक्सिन लेवल जिसका कोई डेविएशन नहीं हुआ है। अब इसमें 2 कंडीशन हो सकते हैं, या तो थायरोक्सिन के लेवल बढ़ सकता है या फिर कम हो सकता है। सबसे पहले हम बढ़ने को देखते हैं, थायरोक्सिन लेवल बढ़ना, अपने नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होना। तो जैसे ही ह्यूमन बॉडी में थायरोक्सिन का लेवल बढ़ेगा तो इनिशिएटिंग स्टिमुलस क्या हुआ, थायरोक्सिन के लेवल बढ़ना, ठीक है। ये क्या होगा, सिग्नल जाएगा किसको, हमारे बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल जाएगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड को जैसे ही सिग्नल मिलेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, TSH सिक्रीशन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, उसकी सिक्रीशन को या तो बंद क्या करता है, वो बंद कर देता है। जैसे ही उसका सिक्रीशन बंद हुआ तो ह्यूमन बॉडी में TSH की लेवल कम हो जाएंगे, और TSH क्या करता है, TSH एक्चुअली थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करके थायरोक्सिन सिक्रीशन करवाता है। तब इसका ही TSH का लेवल कम हो गया तो थायराइड ग्लैंड की स्टिमुलेशन कम होंगे, जिसके कारण से थायरोक्सिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और फाइनली जो थायरोक्सिन की लेवल ह्यूमन बॉडी में बढ़ गया था वो कम होके अपने नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। तो इनिशिएटिंग स्टिमुलस इंक्रीज होना, थायरोक्सिन लेवल इंक्रीज होना, यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम जो एज ए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है, इसके अगेंस्ट में काम करके फिर से इसको लेवल को डिक्रीज करके अपने नॉर्मल रेंज में ले आया और होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर दिया, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, थायरोक्सिन लेवल कम होना। ये क्या हो गया यहाँ पे, इनिशिएटिंग स्टिमुलस। जैसे ही थायरोक्सिन लेवल कम होगा तो क्या होगा, सिग्नल जाएगा पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी क्या करेगा, ज़्यादा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन करेगा,
ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जाके थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा थायरोक्सिन सेक्रेशन कराएगा। जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा थायरोक्सिन सेक्रेशन हुआ तो जो थायरोक्सिन के लेवल कम हो गए थे वो फिर से बढ़ के अपने नॉर्मल रेंज में आ जाएगा और इस हिसाब से होम्योस्टेसिस फिर से मेंटेन हो जाएगा। तो एग्जाम्पल था किसका, कंट्रोल सिस्टम जो है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है।